Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all guys are safe and secure at home by the grace of Allah Almighty. The topic we are going to study today is entrepreneurship. It's chapter number 10 and our today's learning points are entrepreneurship and its importance. सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और उसकी अहमियत क्या है। फिर हम इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, एंड देन इश्यूज रिलेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस जनरली इन रिस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज। हमने लास्ट जो है सेकेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट अपॉर्चुनिटीज के पॉजिटिव ट्रेंड्स जो होते हैं ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, जिनको आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है जनरली इन रिस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज, कि आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि जी हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो रिस्क टेकिंग से भी होती है कि आप रिस्क लेके बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जो है कर रहे होते हैं अपने, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि स्मॉल बिजनेसेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हम इन्हें स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स क्यों कहते हैं। वेंचर्स होते हैं कोई मुहिम जोई वगैरह, मतलब कोई खतरनाक काम करना। इट मीन्स कि रिस्क टेकिंग से जो है ना, यहाँ हम इससे मुराद लेंगे। तो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स में हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस दैट परस्यू अपॉर्चुनिटीज are characterized by innovative practices and have growth and profitability as their main goals। कि इनमें जो है ना अपॉर्चुनिटीज को परस्यू किया जाता है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की जाती हैं, यानी इनोवेशन लाई जाती है, और उनका जो मेन गोल होता है वो ये कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होती है उन्हें, यानी प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस बेसिकली क्या होते हैं, एक तो ये इंडिपेंडेंटली ओन होते हैं, एक या दो लोग मैक्सिमम ओन कर रहे होते हैं, इसे ऑपरेट कर रहे होते हैं और फाइनेंस कर रहे होते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद जो है इसमें 100 से कम एम्प्लॉयज होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी नई इनोवेटिव प्रैक्टिस में हिस्सा लें, और इनका जो इम्पैक्ट होता है ना आपकी इंडस्ट्री पर, वो भी बहुत कम होता है। इन सिंपल टर्म कि कोई भी छोटा सा बिजनेस, लाइक आप अपने रूरल एरियाज में देख लें, शहरी एरियाज में देख लें, जिनके एम्प्लॉयज़ कम होते हैं और वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, पैकेजिंग से रिलेटेड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल छोटे पैमाने पर, या फिर जो है जिस तरह औरतें सिलाई मशीनें करके कुछ 15-20 औरतें बिठा दी जाती हैं, 40-50 बिठा दी जाती हैं, और वो चीज़ जो है वो मार्केट में लाई जाती है, वो स्मॉल बिजनेस कहलाता है। इसके अलावा शूज़ से रिलेटेड आप कह सकते हैं कुछ लोगों की जो है वो फैक्ट्री बनाई जाती है और वहाँ कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो स्मॉल बिजनेस में आता है। अगर हम छोटे पैमाने पर बात करें, हैंड बैग्स भी इस चीज़ में आ जाते हैं जी, अगर कुछ कम लोग उसके कर रहे हो तो ये स्मॉल बिजनेस है, और ज़रूरी नहीं है कि इनमें इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हों। ये सिंपल टर्म पे चल रहे होते हैं, स्मॉल लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, जिस तरह से लोग रोजी रोटी कमाते हैं किसी न किसी तरह से, तो ये उस टर्म में आता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप इनोवेशन करते हैं, इनोवेशन प्रैक्टिस आपकी होती है, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटीज़ के रिस्पॉन्स में जाना होता है। सो आप इसको फर्दर जो है आगे अपने बिजनेस को लेकर जाएं, हाई लेवल पे लेकर जाएं। इनका जो मेन गोल है वो हमने दो पढ़े हैं, ग्रोथ यानी बढ़ना, और प्रॉफिट यानी पैसा कमाना। सो ये फ़र्क है हमारे एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स में और स्मॉल बिजनेसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी क्यों है। स्मॉल बिजनेसेस भी तो आपको सामान वगैरह प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्यों आती है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे आप इनोवेशन ले आते हैं,
लोगों को भी नई चीज़ अवेलेबल हो जाती है, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है उस इनोवेशन लाने से, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग नई चीज़ की तरफ ज़्यादा जो है वो जाते हैं कि अच्छा ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो एक तो इनोवेशन आती है, फिर आती है जी इसकी इम्पोर्टेंस में नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स, नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, नए लोगों को जो है, जो इसके तीसरा पॉइंट है दैट इज जॉब क्रिएशन, नए लोगों को रोजगार मिल रहा होता है, आपका स्टार्टअप हो रहा होता है, आप भी अच्छी तरह से स्टेबल हो जाते हैं अगर कामयाब हो जाएं तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंस हम इसकी देखते हैं कि एक तो इनोवेशन आती है, लोगों को नई नई चीज़ें मिलती हैं, रिगार्डिंग कस्टमर्स हम ये बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स, नए बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं, नए आइडियाज़ के बाद जाहिर बात है, और फिर जॉब क्रिएशन, लोगों को रोजगार मिलता है। आप करीम की एग्जांपल देख लें, उबर की एग्जांपल देख लें, या फूड पांडा की एग्जांपल देख लें, तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ थे जिसकी वजह से नए तरह के बिजनेस स्टार्ट हुए, लोगों को इससे रोजगार भी मिलना स्टार्ट हुआ। आपके डिलीवरी बॉयज़ हैं इन केस ऑफ फूड पांडा, या आपके ड्राइवर्स हैं इन केस ऑफ करीम, सो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस पूरा क्या है, इसके 4 स्टेप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, 4 फेजेस। द फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग द एंटरप्रेन्योरियल कॉन्टेक्स्ट, कि आपने एंटरप्रेन्योरियल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, द रियलिटीज अबाउट टुडेज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड वर्क एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को हम देखें तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होती हैं और आपने इनको एक्सप्लोर करना है, इनके बारे में पहले से जानना है। सेकेंड फेज इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस, कि आपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से आप कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज पॉसिबल है, आपने उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि आपके कंपेटिटर्स वो ना कर रहे हों, या जो पहले से मार्केट में मौजूद है वो ना हो रहा हो इस तरह से जिस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड फेज जो हमारे पास है डेट इज स्टार्टिंग द वेंचर, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, आप अपना वेंचर स्टार्ट कर देते हैं। अब इस फेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आप जो है रिसर्चिंग फिजिबिलिटी देखते हैं वेंचर की, प्लानिंग करते हैं वेंचर के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं वेंचर के बारे में, एंड लॉन्चिंग करते हैं वेंचर की। बिजनेस स्टार्ट हो गया एज एन एंटरप्रेन्योर, आप उसे स्टार्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज मैनेजिंग द वेंचर, कि आप फिर मैनेज कर रहे होते हैं। अब मैनेजमेंट में आपके पास प्रोसेसेस को मैनेज करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है, या फिर ग्रोथ को मैनेज करना होता है। ग्रोथ किस तरह से, कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं एज एन एंटरप्रेन्योर तो आपने फर्दर ग्रो किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास इसके 4 स्टेप्स थे, एक्सप्लोरिंग द एंटरप्रेन्योरल कॉन्टेक्स्ट, identifying opportunities and possible competitive advantages, starting the venture and managing the venture. नेक्स्ट हमारे पास है इश्यूज रिलेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं हमारे पास स्टार्टअप में या फिर प्लानिंग फेज में इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप सही तौर से स्टार्ट ना करें या प्लान ना करें तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग इश्यूज, यानी जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं पूरे प्रोसेस को या बिजनेस रन करने को, उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं। लीडिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि लीड सही तरह से ना कर रहे हो आप बिजनेस को या उस पूरे एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस को। एंड कंट्रोल इश्यूज, कि आप उसे बाद में सही तौर पर कंट्रोल ना कर सकें। अब स्टार्टअप एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और फिर इनके इश्यूज के पर्सपेक्टिव में भी अभी देखेंगे। स्टार्टअप एंड प्लानिंग, अब जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं या प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं, क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो पहले है आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड कंपेटिटिव एडवांटेज, क्या आपने इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और कंपेटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह से कंपेटिटिवली एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहले आपने अनएक्सपेक्टेड को देखना होता है, स्टार्ट से पहले माइंड में रखना होता है कि जी कुछ अनएक्सपेक्टेड भी तो आ सकता है ना,
लाइक आप सोनी की एग्जांपल ले लें, जो सोनी आपके पास उस वक्त जो है टीवी से रिगार्डिंग थी, या उनके जो हैं वो वॉकमैन जो होते थे पहले, वॉकमैन से पहले जो वायरलेस नहीं होते थे जी, पोर्टेबल नहीं होते थे, वो प्रोवाइड करते थे। तो सोनी के को फाउंडर ने मसारो इब्यूका, उन्होंने क्या किया, व्हेन ही वाज इन अ फ्लाइट, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए ना जो पोर्टेबल हो, जिसे आप साथ लेकर जा सकें। ये 1979 की बात है। तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कहा कि जी कोई ऐसी चीज आप बनाएं जिस तरह, ये तो पोर्टेबल नहीं है ना, तो ऐसी चीजें हों जिसे आप साथ लेकर जा सकें। यानी साइज में छोटे आए वॉकमैन बाद में, तो वही बनाए गए कि आप कैसेट उसमें डाला। उस वक्त अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उस वक्त ये भी नहीं पता था कि पता नहीं लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। एक अनएक्सपेक्टेड आइडिया होता है ना, आप अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं बट अनएक्सपेक्टेडली लोगों के लिए वो अनएक्सपेक्टेड होता है कि पता नहीं लोग उसे जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो जब वो बनाया, ऑब्वियस सी बात है जी, उसके बाद आए लोग जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए भी वो वॉकमैन कान में लगाया हैंड्स फ्री के साथ, और वो कैसेट डाली एंड दे आर वॉकिंग एंड दे आर जॉगिंग, या किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जो पहले अनएक्सपेक्टेड था वो सक्सेसफुल हो गया। तो यानी आपने आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटी को जो लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज बन सके। ये स्टार्टअप में आता है। उसके बाद है द इनकॉन्ग्रुअस। इसका जो लिटरल मीनिंग है जी वो है बेमायनी, जो पहले लोगों को जो है वो कुछ भी ना लग रहा हो, लोगों के लिए उसकी जो है वो बिल्कुल ही वैल्यू ना हो, और फिर जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। आपने ये भी देखना है, ख्याल रखना है इस चीज़ का कि वो सक्सेसफुल हो एज एन एंटरप्रेन्योर। लोगों के लिए तो वो बेमायनी है, बट फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फेडेक्स कंपनी जो है कोरियर कंपनी है, तकरीबन आप सब बच्चे जानते होंगे। इन अर्ली 1970s फेडेक्स के जो बानी हैं, जो फाउंडर हैं, उन्होंने ऐसे बैठे बैठे कह दिया था कि ओवरनाइट डिलीवरी क्यों पॉसिबल नहीं है, इट्स पॉसिबल। तो ये उस वक्त बड़ी बेमायनी बात लगी, लेकिन उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और वो जो पहले बिल्कुल एक बेमायनी सी, बेतुकी सी बात लगी थी कि ओवरनाइट डिलीवरी पॉसिबल है, वो इन एक्चुअल में पॉसिबल हुई। और आज फेडेक्स कंपनी बिलियंस डॉलर में अर्न कर रही है। उसके बाद हमारे पास है द प्रोसेस नीड। पूरा एक प्रोसेस होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक काम कर लिया फिर उस पर स्टॉप हो गए। नो, आप बैंकिंग की एग्जांपल ले सकते हैं। बैंकर्स जो हैं, पहले क्या होता था कि आप चेक्स वहीं जाकर जो है वो डिपॉजिट कराते थे, आपको पैसे मिलते थे। फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस एक चलता रहा ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का प्रोसेस। उसके बाद एटीएम्स का आया जी, एटीएम से जिस वक्त मर्जी चाहे पैसे निकलवा लें। 5 बजे के बाद बैंक बंद हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, रात के 2 बजे भी निकलवा लें। फिर वो प्रोसेस थोड़ा और एडवांसमेंट में गया। अब वो एडवांसमेंट क्या थी कि ऑनलाइन बैंकिंग आ गई। यानी आपका जो प्रोसेस है वो चलते रहना चाहिए, उसमें जो एडवांसमेंट है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, वो जितनी आ सकती हैं उसको लाना चाहिए। ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कंपेटिटिव एज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंडस्ट्री एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। आपने इंडस्ट्रीज को देखना है, आपने मार्केट को देखना है कि किस तरह से जो है आप उनमें मौजूद अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट डेमोग्राफिक्स को हम देखेंगे। डेमोग्राफिक्स रिगार्डिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स मैंने बात की थी इन लास्ट लेक्चर्स भी आपसे। तो डेमोग्राफिक जाहिर बात है, वर्ल्ड पॉपुलेशन चेंज हो रही है, डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, उनके टेस्ट डिफरेंट होते हैं, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। तो आप किस तरह से मुख्तलिफ लोगों के टेस्ट को या मुख्तलिफ लोगों की पसंद को या उनमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और उनमें किस तरह से नए ट्रेंड लाए जा सकते हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और फिर उसके बाद आप अपने जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रिस्क पे होता है, इसलिए हम इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।
चेंजेस इन परसेप्शन, लोगों की परसेप्शन चेंज करना, वो चीज़ जिससे जो उनके वहमो गुमा में भी ना हो वो हो जाए। अनएक्सपेक्टेड हमने बात की, जो उनके लिए मायने नहीं रखती हो, इनकॉन्ग्रुअस हमने बात की, और फिर उनकी परसेप्शन को चेंज करना। लोगों की परसेप्शन, अब लोगों की परसेप्शन किस तरह से चेंज हो सकती है, इसको समझने के लिए हम जो है वो रेस्टोरेंट्स के एग्जांपल ले लेते हैं या फूड्स के एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई रेस्टोरेंट आपको फॉर एग्जांपल खाना प्रोवाइड कर रहा है। आप फूडीज ऑफ मुल्तान का देखें जी, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की एडवर्टाइजमेंट उस पर आई हुई होती हैं। मुल्तान से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो लोगों के जहन में विया मार्केटिंग, विया एडवर्टाइजिंग ये चीज़ डालना कि आपको हेल्दी फूड की ज़रूरत है और आप एक्चुअली वो हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। परसेप्शन लोगों की चेंज कर दी जाती है अबाउट योर कंपेटिटर्स एंड अबाउट अदर्स। आप अपने आप को पॉजिटिवली लेकर आगे आते हैं, अपॉर्चुनिटी को सीख करते हैं ना कि लोग जो हैं वो अब हेल्दी फूड की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह से अब कोरोना का आजकल चला हुआ है, तो अगर टेक अवे देखें या होम डिलीवरीज देखें तो आप अपने डिलीवरी बॉयज़ को, ये जो रिसेप्शन पर होते हैं, उनको पूरा डिसइंफेक्ट करके और उसके बाद उनके ग्लव्स हों जी, मास्क हों, तो आपके जहन में आता है कि नहीं जी यहाँ से सेफेस्ट चीज़ प्रोवाइड हो सकती है। तो लोगों के परसेप्शन चेंज करने होते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है न्यू नॉलेज। अब न्यू नॉलेज, कोई नई चीज़ आ गई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब फ्रेंच साइंटिस्ट की हम एग्जाम्पल लें तो वो टेक्सटाइल में उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं कि आपके जो कपड़े हैं, वेयरर्स हैं, उनसे स्मेल भी अच्छी आती है और वो हेल्दी लगते हैं। कपड़ों के बारे में, हेल्दी लुक के बारे में, मतलब जल्दी उनके जो हैं वो ख़राब नहीं होते, जिस तरह से रफ़ हो जाता है जल्दी कपड़ा। तो न्यू नॉलेज या न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप इन्हें कह सकते हैं कि वो होती है। इन 7 पॉइंट्स को आप जब माइंड में रखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप इनके थ्रू क्या कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। ये आपके स्टार्टअप में आता है। उसके बाद है रिसर्चिंग द वेंचर्स फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है काबिले अमल होना, कि क्या वो काबिले अमल है, किस तरह से आइडियाज़ जनरेट होते हैं और किस तरह से इवेलुएट वो आइडियाज़ होते हैं। ज़ाहिरी बात है बहुत सी नई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में पहले वहमो गुमा में भी नहीं था, लेकिन वो हैं। बट इट डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जब सोच रहे होते तो आप कुछ ऐसा करें जो इन एक्चुअल पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट लाइक ब्लिंक योर आइज एंड यू आर एट द अदर प्लेस। नो, ज़ाहिर बात है आप प्लेन के थ्रू या ट्रेन के थ्रू या कार के थ्रू जाएंगे तो आप आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। उसके बारे में रिसर्च किस तरह से करते हैं कि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको कुछ अरसा हो गया है, तो ज़ाहिर बात है फिर आप उसके बारे में आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि इसमें किस और नई चीज़ की ज़रूरत है। इस तरह से आपका आइडिया जनरेट होता है, यानी काबिले अमल भी हो गया और आपके जो आइडिया है वो भी जनरेट हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं, फिर आप उस आइडिया को इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ हमने पहले देखा आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंपेटिटिव एडवांटेज में कि कौन कौन से वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद हमने रिसर्चिंग द वेंचर्स फिजिबिलिटी देखी। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। स्टार्ट हमने देख लिया कि किस तरह से आप एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं जो आपके पोटेंशियल सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद आइडिया जनरेशन या वेंचर्स फिजिबिलिटी के बारे में देखा। वो चीज़ें देखने के बाद फिर आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं कि जी किस तरह से अब आपने बिजनेस को डेवलप करना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास उस बिजनेस प्लान में शामिल होगी एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी का मतलब ये होता है कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड समरी जिसमें आपके की पॉइंट्स हों कि बेसिकली आपने अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में करना क्या है। आपके जो है वो मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें प्राइमरी गोल्स आपके क्या हैं और हिस्ट्री की किस तरह से आप ये स्टार्ट कर रहे हैं
और उसके बाद जो बेसिक लोग होते हैं, की पीपल जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, वो बिजनेस की नेचर क्या है, या आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हैं, मार्केट किस में ये देना चाहते हैं, कौन सी मार्केट में आप अप्रोच करेंगे, आपके कंपेटिटर्स क्या हो सकते हैं, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज पोटेंशियली क्या हो सकता है, आप क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे रिलेटेड, वो आपके एग्जेक्टिव समरी में शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपने ये देखना है कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपने उसके डिटेल्ड एनालिसिस करना है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब वो किस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी टारगेट मार्केट के डेमोग्राफिक्स को देख सकते हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देख सकते हैं, या फिर अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई इवेल्युएट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये कंपेटिटर्स कमज़ोर हैं, और हम किस तरह से इन पे कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। इसका एनालिसिस करना है आपने सारा, जो कि आपका एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाएगा। आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत नैरो चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट में आपके जो हैं वो सब आ जाते हैं, योर इकोनॉमी, योर पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड द ग्लोबल एनवायरनमेंट्स। आपने इस पूरे का जो है ना एनालिसिस करना है, जिसे आप कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस कहते हैं। देन आपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना है, बिजनेस के बारे में इन डिटेल बताना है कि आप बिजनेस किस तरह से करेंगे, और उसके बाद आपके फाइनेंशियल डाटा एंड प्रोजेक्शंस के इन्वेस्टमेंट के बारे में इन डिटेल बताएंगे। आपने बिजनेस के डिस्क्रिप्शन और फाइनेंशियल डाटा की डिस्क्रिप्शन एग्जेक्टिव समरी में भी दी होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी, यानी की पॉइंट्स लिखे होंगे। यहाँ आप उनके बारे में डिटेल्स में सब कुछ लिखेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, यानी आप ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह के थ्रू जो है फोटोग्राफ्स या अदर विजुअल टूल्स, टेबल्स वगैरह, इस तरह से आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन ला सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है कि पूरा आप जब एम्प्लॉयज़ को आपने बताना होता है, या फिर अपने की पीपल को अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी लोग होते हैं, तो जाहिर बात है जब आप उनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं सब चीज़ों के बारे में, तो आप अगर उसमें जो है वो ये ग्राफ्स, टेबल्स या चार्ट्स वगैरह का ले आएंगे तो थोड़ी समझने में आसानी रहती है, इसलिए इन्हें हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो बिजनेस के जो है बिजनेस प्लान की डेवलपिंग में हमारे पास इस जो है वो 6 स्टेप्स हैं। एग्जेक्टिव समरी, analysis of opportunity, analysis of the context, description of the business, financial data and projection, and supporting documentation. नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग इश्यूज क्या हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली किस तरह की बनाना चाह रहे हैं, यानी वो कौन सी फॉर्म होगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ हमारे पास जो है 6 फॉर्म्स हैं, इनको हम जस्ट कैजुअली एक दफ़ा देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ही बंदा होता है जी, नुकसान हो गया उसका, प्रॉफिट हो गया उसका, एक इंडिपेंडेंट बंदा जो है वो बिजनेस चला रहा होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। जनरल पार्टनरशिप, अब जनरल पार्टनरशिप बेसिकली आपकी क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं, and it's a form of legal organization in which 2 or more business owners share the management and risk of the business. नुकसान हो गया तो वो सब लोग मिलके आपस में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट हो गया तो सब लोग मिलके डिवाइड कर रहे होते हैं, इसे हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी क्या होती है कि अगर नुकसान हो गया तो कौन लोग जो हैं वो ज़्यादा भरेंगे या कौन से कम भरेंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी उन लोगों पर आती है जो प्रॉफिट में भी अपना एक थोड़ा हिस्सा रखते हैं, लिमिटेड अपना जो है वो पार्ट रखते हैं। जस्ट लाइक आप ये देख लें कि आप में से 3 या 4 स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट किया है। एज अ डेमो मैं आपको बता रही हूँ, तो 100 रुपीज़ की फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है, तो आप में से उन 4 में से जो हैं 2 लोग ये कहेंगे या 3 लोग ये कहेंगे कि जी हम तो 10% के मुताबिक चलेंगे। तो ये आपकी लिमिटेड लायबिलिटी या लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी होगी। 10% के मुताबिक कि प्रॉफिट हुआ तो हमें 10% मिलेगा, और अगर
लॉस हो गया तो हमें 10% जो है वो लॉस भरना पड़ेगा, या नुकसान जो है वो 10% हमारी इन्वेस्टमेंट का होगा, और वो जो चौथा बंदा होगा ना वो बाकी 70% का होगा, कि प्रॉफिट हो गया तो 70% बाकी उसका, लॉस हो गया तो उसका। लेकिन जो बाकी 3 है ना वो लिमिटेड लायबल हैं, इसीलिए हम इसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन को हम एक नज़र देख लेते हैं जी। सी कॉर्पोरेशन इज बेसिकली क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, जिससे ऑनलाइन जी कई शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। एस कॉर्पोरेशन में क्या है, इसमें अप टू 75 शेयर होल्डर्स होते हैं, और इसमें स्टॉक और वोटिंग अरेंजमेंट्स की कोई लिमिट्स नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो जनरल पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन की हाइब्रिड होती है। इनको बस एक नज़र आप देख लें कि कौन कौन सी लीगल फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजिंग इश्यूज में आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटिंग इश्यूज, कि एम्प्लॉय को रिक्रूट किस तरह से करना है, यानी भर्ती किस तरह से करना है। अगर उर्दू में मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन होता है रोक के रखना अपने पास, उन्हें किस तरह से अपने पास ही काम कराना है। ज़ाहिरी बात है आपका एक तो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए उनके साथ, फिर उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से पे उनको उनके जो है वो जस्टिफाई वे में मिल रही हो, जितना वो काम कर रहे हैं उन्हें पे भी उतनी ही मिल रही हो। तो ये आपके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इशू हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर आप ही को देखने हैं और ये इश्यूज सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीडिंग इश्यूज। अब लीडिंग इश्यूज क्या है कि एक लीडर इन्हें सॉल्व कर सकता है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि एंटिसिपेट कर सकें मार्केट में जो चेंज आ रहा है, ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं, तो वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, क्या आप पहले से ही उसके बारे में बंदोबस्त करने के काबिल हो, आपको पहले से ही पता हो कि जी एटलीस्ट किस तरह से चेंज आ रहे हैं, और अगर सडनली चेंजेस आ भी जाते हैं तो आपने उनको किस तरह से बेहतर तौर पर हैंडल करना है या टैकल करना है। नेक्स्ट है जी मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज थ्रू एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज को एम्पावर करना। हमने इनोवेशन क्रिएटिविटी में भी ये पढ़ा था कि उन्हें किस तरह से एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर में भी ये पढ़ा था। तो एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने से ही एक तो वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ जी हमारे पास ऑन स्पॉट भी कुछ करने का जो है वो इख्तियार है, इस तरह से मोटिवेटेड रहते हैं, काम दिल से भी कर लेते हैं। तो ये आपकी लीडिंग इश्यूज थे। इन द लास्ट जो है हमारे पास कंट्रोलिंग इश्यूज हैं। कंट्रोल किस तरह से करना है, ग्रो अगर कर रहा है तो उसको आपने मैनेज करना है, अच्छे से मैनेज करना है। बेसिकली ग्रो अगर मतलब कि आपने अगर बिजनेस को ग्रो करवाना है तो उस पूरे प्रोसेस को आपने अच्छे से मैनेज करना है। ये हमने ग्रोथ स्ट्रेटेजी पढ़ी थी इन सेकेंड लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने उसके 4 पढ़े थे तरीके कि किस किस तरह से ग्रो करते हैं, विया कंसंट्रेशन, विया वर्टिकल इंटीग्रेशन, विया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को देखना है कि किस तरह से ग्रो करना है और उसे अच्छी तरह से मैनेज करना है। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव मैनेजिंग डाउन टर्न्स, कि अगर कोई डाउन टर्न आ रहा है, कोई जो है तो उसे किस तरह से हैंडल करना है। रिकॉग्नाइजिंग क्राइसिस सिचुएशन, क्राइसिस आ रहा है तो आपने उसे रिकॉग्नाइज करना है। बेहतर है कि एंटिसिपेट कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ पहले से पता चल रहा होता है। अब अगर ये कोरोना का हुआ है तो इन दिसंबर चाइना में ये स्टार्ट था, और फिर उस वक्त एक डर था कि शायद ये पूरी दुनिया में फैल जाए। पाकिस्तान में तो ये फेब के एंड तक आया। तो इस तरह क्राइसिस सिचुएशन को आप रिकॉग्नाइज करके किसी हद तक मैनेज अगर कर सकते हैं तो उसको बेहतर तौर पर मैनेज करें, उसको बेहतर तौर पर कंट्रोल करें। एंड देन डीलिंग विद डाउनटर्न्स, डिक्लाइन एंड क्राइसिस, कि क्राइसिस के साथ किस तरह से डील करना है। एंड इन द एंड कंट्रोल इश्यूज में हमारे पास है एग्जिटिंग द वेंचर। एग्जिट मतलब खत्म कर देना। अगर बहुत लॉस जा रहा है, इन्वेस्टमेंट डूब गई है, फर्दर अगर लगाए तो वो भी डूबने का है, तो उसको वहीं पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। एज एन एंटरप्रेन्योर ये आपके लिए भी बेहतर है, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी। जाहिर बात है जिस चीज़ में प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो क्या करना। ये हमारे कुछ इश्यूज थे, एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस से रिलेटेड थे। हमने उसमें जो है प्लानिंग से रिलेटेड देखे, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड देखे, लीडिंग से रिलेटेड देखे और कंट्रोलिंग से रिलेटेड देखे।
Hope you guys have understood today's lecture very well. Still, if you guys have any query regarding today's lecture, you are more welcome to ask in WhatsApp group. Take good care of yourselves. Fi amanillah. Allah Hafiz.